नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन करवाया जाए, राज्य में रह रहे बाहरी लोगों को सघनता से सत्यापन उनका किया जाए और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जो भी बाहरी व्यक्ति राज्य में जमीन खरीदने के लिए आ रहे हैं, वे किस उद्देश्य से जमीन खरीद रहे हैं, आपराधिक विवरण के साथ ही भूमि खरीदने का उद्देश्य भी बताना पड़ेगा। इसका जो है उनसे निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र भरवाया जाए। तो वहीं बाहरी लोगों के जमीन खरीदने से पहले इसकी भी सघनता से जांच करवाई जाए। उन पर कहीं कोई आपराधिक मामला तो नहीं चल रहा। जांच के दौरान यदि किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामला पाया जाता है तो प्रारूप पर उसका स्पष्ट उल्लेख हो। और उत्तराखंड की 2 विधानसभाओं में 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव को लेकर के बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेता और सरकार में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अंथवाल ने कहा कि बीजेपी विकास के नाम पर चुनाव लड़ती है और इस बार भी जनता विकास के नाम पर ही उपचुनाव में वोट देगी। और हम निश्चित रूप से विजय हासिल करेंगे, क्योंकि जनता उत्तराखंड की बहुत समझदार है और ये भी जानती है कि डबल इंजन की सरकार है। तो जो हमारा विधायक बनेगा वो सरकार के साथ होगा, तो उस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण जल्दी से हो सकेगा। और यदि विपक्ष का होता है तो थोड़ा दिक्कत तो होती है। देहरादून के थाना रायपुर इलाके में दीपक बडोला की हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने खासा आक्रोश दिखाया। वहीं परिजनों के साथ जो है स्थानीय लोगों और कई सामाजिक कार्यक्रमों में जो है कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की। विरोध प्रदर्शन को लेकर के प्रदर्शनकारियों और पुलिस जवानों ने जमकर धक्का मुक्की भी की। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी मोहित डिमरी के साथ ही कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और जो है इनका कहना है कि रवि बडोला को इंसाफ दिलाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। सारे जो हमारे नामजद थे और नामजद के अलावा और जो लाइट में जो भी अभियुक्त आए थे, प्रकाश में जिनका नाम आया था, उन सभी की गिरफ्तारी कर ली गई है। अब उसमें कोई भी अभियुक्त उसमें शेष नहीं है। जैसा कि आपको विदित होगा कि 4 अभियुक्त तो पहले ही भेजे जा चुके थे और कल एक अंकुश जो नामजद था उसको भी पकड़ लिया गया था, उसकी भी अरेस्टिंग कर ली गई थी। इसके अलावा जो मुख्य अभियुक्त था जिसके द्वारा जो है गोली चलाई गई थी, रामवीर उसका नाम था, जो कि रहने वाला मुजफ्फरनगर का था। रवि बडोला को न्याय दिलाने और अपराधियों के आतंक के खिलाफ देहरादून के 6 नंबर पुलिया पर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। पुलिस द्वारा हमें जबरन गिरफ्तार किया जा रहा है। दमनकारी नीति पुलिस की सामने आ रही है। हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध भी दर्ज नहीं कर सकते हैं। ये स्थिति इस राज्य में हो गई है। हम ये कहना चाहते हैं, हमारे उत्तराखंड में अपराधी बढ़ते जा रहे हैं। बाहरी राज्य के गुंडे बदमाश यहाँ अपने पैर जमा चुके हैं। जमीन के उनके अपने कारोबार पनप रहे हैं। इस वजह से यहाँ का जो मूल निवासी है उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है। लालकुआं और आसपास के क्षेत्र में लगातार हो रही अघोषित विद्युत कटौती से परेशान कांग्रेस के नेताओं ने विद्युत विभाग का पुतला फूंका है। इस दौरान मांग की गई कि लगातार हो रही विद्युत कटौती बंद हो, क्योंकि विद्युत कटौती की वजह से लोगों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और क्षेत्र में पड़ रही भीषण गर्मी से भी लोग परेशान हैं। इसलिए यहां जुटे हुए कांग्रेस नेताओं ने विद्युत विभाग का पुतला फूंककर जमकर प्रदर्शन किया। सर, पूरे लालकुआं में आप देख रहे हो जिस तरह से हर आदमी परेशान हैगा और लाइट पिछले 36 घंटे से नहीं आ रही हैगी। कुछ इलाकों में आ रही है, कुछ इलाकों में नहीं आ रही हैगी।
पूरा शहर परेशान है, हर वर्ग हर परेशान, हर आदमी परेशान है, व्यापारी वर्ग परेशान है, क्योंकि कच्चा जो सामान रखा हुआ, दूध वाले, डेयरी वाले, कच्चे सामान, होटल वाले, हर कोई परेशान है। भाजपा सरकार से मांगे कुछ ना दे सके, कम से कम ये जो मूलभूत समस्या है, जो जरूरतें हैं इंसान की, लाइट, पानी, बिजली, ये तो दे सके। लालकुआं में लाइट नहीं है, लाइट होने के बाद फिर पानी नहीं मिल रहा है, कितनी परेशानी, हर आदमी परेशान हाल है। सरकार से मांगे कि कब तक लाइट और पानी सुचारू रखे, कुछ दे ना दे सके, कम से कम लाइट और पानी तो समय पे दे दे। और शहरी क्षेत्र में गर्मी बढ़ने के साथ ही पर्यटक लगातार पहाड़ों की ओर जाने लगे हैं। शहर में गाड़ी चलाने वाले वाहन चालक पहाड़ की तीव्र मोड़ों में भलीभांति विदित नहीं होते हैं, जिसके कारण एक्सीडेंट का खतरा भी बढ़ने लगता है। आपको बता दें कि ताकुला बागेश्वर से हल्द्वानी जा रही केमू की बस और हल्द्वानी से आ रही कार की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें इनोवा कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और बस को भी नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि दोनों वाहनों में सवार यात्रियों को भी चोटें नहीं आई और केवल कार चालक को मामूली चोट आई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार के चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया, तो वहीं बस चालक के सूझबूझ से बड़ी घटना होने से बच गई। बस चालक ने बताया कि कार चालक काफी स्पीड में था, जिसने गलत साइड से बस को जोरदार टक्कर मार दी। फिलहाल बस और कार में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। केवल कार चालक को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, जिसे पुलिस प्रशासन द्वारा अस्पताल में भिजवा दिया गया है। इसकी दबाजी आए, एकदम नींद की झपकी थी, पता नहीं क्या था, मतलब यहाँ पे थी शायद। बाकी सबूत क्या होता है, और नीचे को गाड़ी डालता, अपनी गाड़ी पूरी घुस होती नीचे को, सब देखिए आप। हाँ डालता मैं गाड़ी, 20-22 आदमी थे गाड़ी में, हाँ डालता, नीचे पूरी खाई है गाड़ी, तो मैंने भी बता दी, चलो लग गई। और हल्द्वानी में अल्पसंख्यक आयोग द्वारा सर्किट हाउस में जनसुनवाई की गई, जिसमें कई विभागों और पुलिस से उत्पीड़ित लोगों ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई और जिसमें आपको बता दें कि आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने अधिकारियों के साथ जनसुनवाई करते हुए कई विभागों के अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। साथ ही आयोग की जनसुनवाई में न पहुंचने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए भी लिखा गया। इस दौरान उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने बताया कि उनके द्वारा आयोग में कई जिलों में फरियादी द्वारा शिकायत दी गई थी, जिनकी एक एक करके जनसुनवाई के कई मामलों में संबंधित विभागों के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए अपनी कार्यशैली में सुधार करने के निर्देश दिए हैं। ये हमारे पास लगभग 55 मामलों का हमने ये सुनवाई का रखा है आज, और इसमें हमने 20 मामले सुन लिए। 20 मामलों में संबंधित अधिकारी जो उन मामलों से संबंधित थे उनको हमने सुना है। जिन अधिकारियों की लापरवाही और जिन अधिकारियों ने उत्पीड़न किया है, उत्पीड़न अगर साबित होता है तो उनको हमने पहली वार्निंग देनी होती है और विभाग को ये नोटिस दिया जाता है कि आप इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करो। एक मामला अल्मोड़े से सना परवीन का था, जिसको 2 वर्ष में न्याय मिला है आयोग के माध्यम से, और उसका उत्पीड़न हुआ था। हमने यहाँ के कुल सचिव को बुलाया था। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, जिसे लेकर के मसूरी में भी पर्यटन सीजन चल रहा है। तो वहीं से गंगोत्री यमुनोत्री धाम के लिए जाने वाले रास्तों पर यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार एक्शन मोड में काम कर रही है। और इस बात को लेकर के मसूरी के सीओ अनुज आर्य ने कहा कि चारधाम यात्रा के बीच यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ड्रोन से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। हालांकि पर्यटन सीजन के होते हुए ट्रैफिक जाम का दबाव भी बन गया है। चार धाम यात्रा और मसूरी पर्यटन सीजन इस समय अपने चरम पे है, और हमारे द्वारा जो मसूरी में आप बता रहे हैं कि जाम की जो शिकायत है, इसके लिए हमने जो एक्स्ट्रा फोर्स और जो हमारे ट्रैफिक प्लान से लगातार हम मॉनिटर करते हैं। ड्रोन से भी मॉनिटरिंग करी जा रही है, और हमारे जो ट्रैफिक मैन है, जो अभी तक 1 महीने में जो ट्रैफिक का वॉल्यूम रहा है निश्चित तौर पर बढ़ा है, लेकिन इसका जाम जैसे अभी तक कोई सिचुएशन नहीं आई है। हाँ, ट्रैफिक का दबाव जरूर रहता है, लेकिन ट्रैफिक लगातार चल रही है।
चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है, लेकिन कई यात्री डॉक्टरों की सलाह के खिलाफ यात्रा कर रहे हैं, जिसके बाद से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी से कई यात्रियों की मौत भी हो रही है। इस बात को लेकर के एनएचएम की निदेशक स्वाति भदौरिया ने कहा कि सभी यात्रियों से अपील है कि डॉक्टर की एडवाइस के बावजूद ही यात्रा पर जाएं, क्योंकि अगर कोई यात्री कुछ समय के लिए ऊंचाई वाले क्षेत्र में न रुके तो आगे चलकर उसके स्वास्थ्य की समस्या बड़ी बन सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो यात्री धामों के लिए जा रहे हैं वो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लेकर जाएं। इसके लिए भी हम लोग तो अब मैं यही अपील करती हूँ सभी यात्रियों से भी कि अगर डॉक्टर वहां पे एडवाइस कर रहे हैं तो कृपा करके ऊपर ना जाएं, क्योंकि ये आपके बेनिफिट के लिए बताया जा रहा है। और जब क्योंकि वहां पे क्या स्थिति होती है, वहां पे अचानक से हम कई बार बिना एक्लिमेटाइजेशन के बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे पहुंच जाते हैं, तो उससे हमें अचानक से समस्या हो सकती है। इसलिए मैं सबसे यही निवेदन करूंगी, अगर डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं तो कृपा करके ना जाएं। और या फिर जो लोग साथ में जा भी रहे हैं वो भी उनको उनकी अपने नियर एंड डियर वंस के हेल्थ के खातिर उनको ये समझाएं कि वो नीचे स्टे करें। ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में चल रहे तेज तूफान का कहर कई जगहों पर देखने को मिला। हालांकि कहीं पर भी कोई जनहानि की खबर सामने नहीं आई है। गंगा किनारे भारी राफ्ट भी तिनके की तरह उड़ती हुई नजर आई, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तूफान की रफ्तार कितनी तेज रही होगी। आपको बता दें कि अगर लोग सतर्कता नहीं बरतते तो तूफान के कहर की वजह से बड़ा हादसा भी हो सकता था। बीते रोज अचानक उत्तराखंड में बदले मौसम के बाद से आए तूफान का रौद्र रूप हजारों लोगों ने देखा। तूफान के कहर को लेकर के पर्यटक भी काफी चिंतित और डरे हुए नजर आए, क्योंकि जिस दौरान तूफान ने अपना रौद्र रूप दिखाया उस दौरान सैकड़ों पर्यटक गंगा में राफ्टिंग का आनंद ले रहे थे। पर्यटक गंगा किनारे राफ्ट को रोक करके प्रकृति का नजारा देख रहे थे और इस दौरान तूफान ने ऐसा कहर दिखाया कि पर्यटकों की राफ्ट भी तिनके की तरह उड़ती हुई नजर आई। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भडाना ने अपना नामांकन भरा है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए हैं। ऋषिकेश में अचानक मौसम ने करवट बदल ली है और तेज आंधी शुरू हो गई है। इसी बीच पर्वतीय क्षेत्र में 4 हेलीकॉप्टर मैदानी क्षेत्रों के लिए उड़ान भर रहे थे और अचानक आई आंधी की वजह से आपात स्थिति देखते हुए पायलटों ने एक एक करके सूझबूझ का परिचय देते हुए हेलीकॉप्टर्स को एम्स के हेलीपैड पर सुरक्षित ढंग से लैंड करा दिया। बताया जा रहा है कि 3 हेलीकॉप्टर्स में तीर्थयात्री थे, जिन्हें सहस्त्रधारा हेलीपैड पर उतरना था, तो वहीं एक हेलीकॉप्टर उत्तर प्रदेश की एक मंत्री का बताया जा रहा है। मौसम के सामान्य होने पर चारों हेलीकॉप्टरों ने अपने गंतव्य की ओर उड़ान भरी। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। देवभूमि उत्तराखंड चार धाम यात्रा के लिए पधारने वाले सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। उत्तराखंड सरकार आपकी यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी उचित प्रबंध किए गए हैं। यात्रा के सुचारू प्रबंधन के लिए सभी तीर्थ यात्रियों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, इसलिए आने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना न भूलें। अगर आप चार धाम यात्रा के इच्छुक हैं, तो यात्रा शुरू करने से पहले उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट www.registration&touristcare.uk.gov.in या मोबाइल एप्लीकेशन टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 0135-1364 पर कॉल करके या व्हाट्सएप नंबर 8394833833 पर यात्रा टाइप करके भी पंजीकरण कराया जा सकता है।
पंजीकरण कराए बिना यात्रा न करें। रजिस्ट्रेशन में जिस धाम के दर्शन के लिए जो तिथि निर्धारित की गई है, उस धाम का दर्शन उसी दिन ही करें। यात्रा के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षित एवं सुखद 4 धाम यात्रा की कामना करती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिनेशपुर नगर की बिजली बाधित है। भीषण गर्मी के चलते लोग रात भर परेशान नजर आ रहे हैं, तो वहीं विद्युत कर्मचारी अभी भी कार्य में जुटे हुए हैं। इस दौरान विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर अफसान अली ने कहा कि बिजली घर में इनकमिंग सर्किट ब्रेकर में अचानक ब्लास्ट हो गया, जिसको सही करने के लिए युद्ध स्तर पर बिजली विभाग की पूरी टीम लगी हुई है। साथ ही उन्होंने बताया कि जल्द ही टाउन की लाइन सुचारू रूप से चलाना शुरू कर दिया जाएगा। हमारे बिजली घर दिनेशपुर में रात एक तकनीकी समस्या आ गई थी, जिसके कारण हमारा केबल बक्सा फट गया था और उससे हमारा काफी नुकसान हुआ है पैनल्स का। और हम लोग रात से ही सप्लाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगे हुए हैं और जल्दी सप्लाई आधा पौन घंटा लगेगा मुश्किल से और सप्लाई चालू। और बाजपुर में दोराहा के समीप निजी फार्म हाउस के अंदर चल रहे जुए और कसीनो के खेल को रोकते हुए एसओजी की टीम और पुलिस ने जो है 12 रईस जादों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एसओजी की टीम और पुलिस टीम ने दोराहे पर ताली फार्म निवासी गुरमुख सिंह के घर पर दबिश दी, और जहां पर आपको बता दें कि गुरमुख सिंह द्वारा अपने घर के अंदर जुआ और कसीनो का खेल खिलाया जा रहा था। वहीं पुलिस ने आरोपी के घर पर जो है गुरमुख सिंह सहित 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और 5,93,000 से ज्यादा जो है कैश बरामद किया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि जिसके बाद से आरोपियों पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष उन्हें प्रस्तुत किया गया। मुखबिर से सूचना मिली थी कि गुरमुख सिंह ने अपने घर में अवैध रूप से कैसीनो संचालित किया जा रहा है। इस सूचना पर एसओजी टीम व बाजपुर थाने की पुलिस और मैं मौके पर पहुंचा। मौके पर गुरमुख सिंह के यहाँ कैसीनो व जुए में हार जीत की बाजी लगाई जा रही थी, जिसमें 5,93,670 रुपया व कुल 12,000 रुपया कैसीनो कॉइन्स व ताश की गड्डियां आदि बरामद की गई और 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया और जिन्हें न्यायालय में पेश किया गया। फ्रंटल संगठनों से बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर जो है विधानसभा उपचुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पार्टी के अनुषांगिक संगठनों, विभागों और प्रकोष्ठ अध्यक्षों के साथ बैठक में उपचुनाव को लेकर के रणनीति तय की गई है। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर व्यक्तिगत संपर्क करने को भी कहा है। और साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, पेपर लीक, भर्ती घोटाले जैसे मुद्दे उठाएगी। बैठक बुलाई थी, सही फ्रंटल संगठन आए तो हमने भी कहा था मैं भी मंगलौर जाऊंगा, ऊपर भी जाऊंगा, जितने कर्मचारी संगठन हमारे यहाँ इंटेक संबंधित सबको आगाह करेंगे। चुनौती है, अगर इस समय भी वो हो गया तो बीजेपी को जो सबक सिखाना, जो हमारे उद्योग बंद हो रहे, कारखाने बंद हो रहे, कंपनी बंद हो रहे, रोजगार छीन लिए गए, ये भविष्य में आ गए ना बढ़े, इसको ब्लॉक करना है। तो इसलिए मैं भी जाऊंगा, हम प्रयास करेंगे कि एक एक वोट कांग्रेस के पक्ष पड़े और बीजेपी को सबक सिखाएं, क्योंकि हमें ये कर्मचारी प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, इन दोनों को 2 हाथ पैर हैं, ये इसलिए इनको मजबूत रखना जरूरी है। और अगर ये जैसे रोजगार बंद कर दिए, कारखाने बंद है, कंपनी बंद कर, लूटमार हो रही, सारे जितने शेड्यूल तिवारी जी ने बनाए थे सबसे वसूलियां कर रहे बीजेपी के नेता, इसका परिणाम मनमर्जी कर रहे, थोड़े दिन में बंद करके जा रहे।
सारी सब्सिडी खाई, सारी सुविधाएं बिजली पानी फ्री में लिया, जमीनें फ्री में ली, बेच बेच के लूट करके चले जा रहे। और हम बहुत धामी जी मूक दर्शक बने। कोई मंत्री काम करता इनका दिखाई नहीं दे रहा, कोई मंत्री मीटिंग करता नहीं दिखाई दे रहा, जनता की समस्या समाधान ये कोई नहीं। टोटल ब्यूरोक्रेसी पर छोड़ रखा है कि ब्यूरोक्रेट जो करे तो ब्यूरोक्रेसी पर आधारित है, क्योंकि वहीं से इकट्ठा होना है धंधा पानी और सीधा यही कर रहे हैं। मैं तो बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, बहुत दुखद अध्याय। भविष्य के लिए आने वाली पीढ़ी को हम क्या मुंह दिखाएंगे, हम भी उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं जो बीजेपी कर रही है। और अब खबर देहरादून से है, जहां पहली बार आदि कैलाश से योग दिवस का आगाज किया जाएगा। पार्वती सरोवर के किनारे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और इसके लिए आयुष विभाग भी तैयारी में जुट गया है। पिथौरागढ़ जिले में स्थित आदि कैलाश अब पर्यटन के रूप में उभर रहा है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि कैलाश की यात्रा की थी, जिसके बाद से देश दुनिया में आदि कैलाश की यात्रा के लिए पर्यटन और श्रद्धालुओं का रुझान बढ़ा है। आपको बता दें कि डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने मामले में बताया कि इसके अलावा जो है पार्टी 21 जून को प्रत्येक मंडल में योग शिविर आयोजित करेगी और पार्टी अपने संगठनात्मक कार्यक्रमों को जो है उसकी शुरुआत योग दिवस से करेगी और जुलाई महीने तक होने वाले कार्यक्रमों के लिए पार्टी ने प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों की टीम भी बना दी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे देश के समान उत्तराखंड में भी बहुत से कार्यक्रम हो रहे हैं और जो मुख्य कार्यक्रम है वो आदि कैलाश में होगा, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी योग करेंगे। इसके अलावा सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जहाँ जो प्रभारी मंत्री हैं वे लोग शामिल रहने वाले हैं। स्कूल, कॉलेजेस और जो अन्य शिक्षण संस्थाएं हैं उनके छात्र छात्राएं भी इसमें भागीदारी करेंगे और साथ ही कई संस्थाएं अलग अलग तरीके से योग दिवस मनाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से आज योग दुनिया में हर देश में फैल चुका है और योग दिवस पर भी दुनिया के अधिकांश देशों में इसको मनाया जाएगा। तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।